नेक्सस बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी से ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर है। अपना नेव व्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन से आपकी प्रोपेगेंडा भी फैलती है, डिसइंफॉर्मेशन भी फैलती है। मजहब के बुनियाद पे सबसे पहले एरर फ्री जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय एलियन इंटेलिजेंस कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। सर्विलेंस बहुत मजबूत होगी। कंप्यूटर्स जो है वो कभी थकते नहीं है। दुनिया के अंदर तकरीबन 1 बिलियन के अराउंड जो है वो मुख्तलिफ कैमराज लगी। डायलॉग और कन्वर्सेशन जो है वो डेमोक्रेसी की रूह है। डेटा के ऊपर लड़े, डिजिटल राइवलरी हो, इंफॉर्मेशन के ऊपर लड़े। अब वो डेटा कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट अब बैन करते क्यों है? इफ वी होमो सेपियंस आर सो वाइज, व्हाई आर देन वी सो स्टूपिड एंड सेल्फ डिस्ट्रक्टिव? अगर इंसान इतने ज़हीन और दाना है तो वो इतने बेवकूफ क्यों है? क्यों वो ग्लोबल एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं? क्यों वो मुख्तलिफ वारफेयर और कन्फ्लिक्ट्स में फंसे हुए? क्यों इंसान इतने इंटेलेक्चुअल होने के बाद भी टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की वजह से ह्यूमैनिटी यानी खुद को खतरे में डाल रहे हैं? क्यों इंसान जो है प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन को प्रोपेगेट कर रहा है? क्यों इंसान जो है वो ट्रूथ पे आर्डर को तकवीत दे रहा है? अब दोस्तों ये वो इंट्रीगिंग क्वेश्चंस है जो हरारी अपनी नई किताब द नेक्सस में उठाते हैं, और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी किताब यानी नेक्सस को रिव्यू करते हैं तफसीली। देखें, युवल नोह हरारी जदीद दौर के एक इंतहाई अहम इंटेलेक्चुअल और हिस्टोरियन माने जाते हैं, जिसका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी के आपस में जो कनेक्शन है, जो नेक्सस है, उसके ऊपर एक एक्सेप्शनल काम है। हरारी ने पहले भी होमो सेपियंस, होमो ड्यूज और 21 लेसन जैसी माइंड ब्लोइंग किताबें लिखी हुई हैं, और ये नेक्सस उस एक्सेप्शनल काम की एक कड़ी है। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये किताब शायद टेक्नोलॉजी के ऊपर है या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन और जो डेवलपमेंट हुई है ओवर द टाइम उसके ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नेक्सस बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी से ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर है। ये हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में बात करती है, उनके आपस में जो कनेक्शन है और जो नेक्सस है उसको ज़ेरे बहस लाते हैं। और इस किताब का दोस्तों अगर मैं आपको सेंट्रल आर्गूमेंट दूं, इसको मैं आपकी इसकी थीसिस बताना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि ये किताब बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशन के ऊपर है। आपके ह्यूमन इंफॉर्मेशन जो नेटवर्क्स हैं हिस्ट्री के अंदर, वो किस तरह से ऑपरेट करते थे, किस तरह से वो वर्क करते थे, उनकी कैपेसिटी क्या थी, कौन कौन से ह्यूमन इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स थे उस दौर के अंदर, उस पर बात करते हैं। और उसी के साथ साथ इसी किताब के अंदर दोस्तों हरारी आज इस जदीद दौर के अंदर जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है, जो कंप्यूटर और एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स हैं, उनकी कैपेसिटी पे, उनकी कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करते हैं। और इन दोनों ह्यूमन इंफॉर्मेशन नेटवर्क और इनऑर्गेनिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के बीच में ताल्लुक जो होगा, जो कनेक्शन है, वो उसको भी ज़ेरे बहस लाते हैं। अब इस किताब नेक्सस के दोस्तों तकरीबन 3 मेजर पार्ट्स हैं, और वो 3 मेजर पार्ट्स मुश्तमिल है तकरीबन 11 चैप्टर्स पे, और वो 11 चैप्टर्स एक एक मुख्तलिफ टॉपिक्स और थीम्स को डिस्कस करते हैं। अब इसका सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों वो है ह्यूमन इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के ऊपर। ह्यूमन इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की हिस्ट्री क्या है, उनकी इंस्टीट्यूशंस क्या थे, किस तरह से ऑपरेट करते थे, वो उन पे बात करते हैं। और इस पार्ट का सबसे जो पहला चैप्टर है दोस्तों वो है इंफॉर्मेशन के ऊपर। हरारी इंफॉर्मेशन को डिफाइन करते हैं कि इंफॉर्मेशन होती क्या है। हरारी आर्ग्यूज कि इंफॉर्मेशन को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि इंफॉर्मेशन इंतहाई कॉम्प्लेक्स आइडिया है, इसकी कोई जनरलाइज्ड डेफिनेशन नहीं है, ये इंतहाई सब्जेक्टिव इन नेचर है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, फील्ड टू फील्ड, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। ये स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, उसके बाद ही इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो निकाली जा सकती है, क्योंकि हर पर्सन इसको अपने लिहाज से देखता है। एक फिजिस्ट इसकी इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन अलग देखता है, तो डॉक्टर इसको दूसरी निगाह से देखता है। एक फिलोसोफर के नज़दीक इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन कुछ अलग है, तो आम जिंदगी के अंदर इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है वो मुकम्मल तौर पे अलग है। तो बेसिकली इस इंफॉर्मेशन की कोई जनरलाइज्ड डेफिनेशन नहीं है हरारी के नज़दीक, लेकिन हरारी कहते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में जो यूज हुआ होता है, उससे जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है हम उसको इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और इसके हवाले से वो जो ऑब्जेक्ट्स होंगे स्पेसिफिक, वो जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज होंगे, वो उसको कैसे समझेंगे, किस तरह से उसको जानेंगे। अब यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं अपना नेव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। जो वो समझता है कि जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स वही हैं, वही आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आपकी इंफॉर्मेशन बताएंगे जो आपको ट्रूथ सीकिंग की तरफ लेके जाए, जो आपको ट्रूथ बताए, जो आपको रियलिटी को रिप्रेजेंट करे, वही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होंगे जो आपकी इंफॉर्मेशन बताएंगे। और यही नेव व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन दोस्तों हरारी कहते हैं, ये भी कहता है कि आपके पास जो द मोर इंफॉर्मेशन यू हैव, द मोर पॉसिबल सॉल्यूशंस यू हैव टू द प्रॉब्लम्स। जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास ज्यादा होगी, इतने चांसेस होंगे कि आप मसाइल को अच्छे तरीके से डील कर सको। यानी हर मसले का जो हल है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे ये लोग आर्ग्यू करते हैं कि आपके पास मिसाल डिजीज जो है, उस डिजीज के मुतालिक आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा होगी, इतना आसान होगा उस डिजीज को खत्म करना, उसको रोकना। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जरूरी है। हरारी इसके काउंटर में कहते हैं कि ये आर्गुमेंट कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मुकम्मल तौर पे ये ठीक नहीं है।
उसकी वजह यह है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हर मर्तबा आपकी रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, हर मर्तबा आपके ट्रूथ के पास नहीं लेके जाती। और इन्फॉर्मेशन के जो है वो दोनों पहलू है, इन्फॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकती है तो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकती है। इन्फॉर्मेशन कभी कभी एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी जिंदगी भी बचा सकता है, तो एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपकी जिंदगी के खात्मे का बायस भी बन सकता है। और यहाँ पे हमारी मिसाल देते हैं एक पिजन का। एक पिजन होता है जो एक स्मॉल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है अमेरिकन सोल्जर्स को, जिसकी वजह से तकरीबन 500 सोल्जर्स की जानें बच जाती है। यहाँ पे हरारी कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज वर्किंग एज अ पॉजिटिवली। लेकिन एक और मिसाल देते हैं हरारी मिली एजेंट्स का, जो तकरीबन ओटोमन एम्पायर के दौर में ब्रिटिश के लिए काम करती थी। वो एजेंट्स थे, जूस एजेंट्स थे। और वो बेसिकली जब एक पिजन को भेजते हैं एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ, तो वो पिजन पकड़ा जाता है और उस पकड़ने के बाद जो है वो उन सारे के सारे एजेंट्स को मार दिया जाता है। हरारी कहते हैं कि पिजन्स दोनों हैं, वहां पे पॉजिटिवली काम किया। अब यहाँ पे एक स्मॉल पीस ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है उन सारे के सारे जो एजेंट्स हैं उनकी जिंदगी के खात्मे का सबब बना। तो बेसिकली जो है हरारी आर्ग्यूज की इन्फॉर्मेशन हर मर्तबा पॉजिटिव नहीं होती, इन्फॉर्मेशन हर मर्तबा जो है वो आपकी जिंदगी के बचाने का सबब नहीं बनती, वो नेगेटिवली काम करती है। मोर इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं कि मसाइल का हल हो, ज्यादा इन्फॉर्मेशन से आपकी प्रोपेगेंडा भी फैलती है, डिसइन्फॉर्मेशन भी फैलती है, जिससे आपके जहनी और नफ्सियाती इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। इन्फॉर्मेशन जो है वो डेमोक्रेसी को तो फ्लरिश करती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन रूल्स को मजबूत करती है। तो इसीलिए इन्फॉर्मेशन के दोनों पहलू है। इसी के साथ साथ दोस्तों हरारी ये भी कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, इंसानों को इन्फॉर्मेशन डाइट पे जाना चाहिए। जिस तरह से हम अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए डाइट करते हैं, इन द सेम वे अपनी मेंटल वेलबींग के लिए हमें इन्फॉर्मेशन डाइट करनी चाहिए। हमें ये समझना पड़ेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए, कितने अमाउंट में लेनी चाहिए, कितने अमाउंट में नहीं लेनी चाहिए। इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन काइंड को थ्रेटन सिर्फ आपके मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स नहीं करते, बायोलॉजिकल वारफेयर और वायरसेस नहीं करते। ह्यूमैनिटी को थ्रेटन आपकी नेगेटिव स्टोरीज भी कर सकती हैं, आपकी जो है वो प्रोपेगेंडा भी कर सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन भी इंसानी तहजीब को थ्रेटन कर सकती है, आपके यहाँ डिसइन्फॉर्मेशन भी इंसान की जो सिविलाइजेशन है उसको इंडेंजर में कर सकती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है उसको कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरे चैप्टर के अंदर दोस्तों हरारी बात करते हैं स्टोरीज के ऊपर। हरारी कहते हैं कि इंसानी तारीख का सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क था वो स्टोरीज थी। स्टोरीज के बेस पे जो है इंसान थे पहले इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते थे, कोऑपरेट करते थे, वो डेटा आपस में जो है वो शेयर करते थे। और वो आपकी स्टोरीज जो है वो रिलीजन के बेस पे भी थी, गॉड भी थी, होली बुक्स के ऊपर भी थी, आपके नेशनलिज्म के हवाले से भी थी। मुख्तलिफ किस्म के इंसानों ने स्टोरीज बनाई और उस स्टोरीज के बेस पे वो इन्फॉर्मेशन जो है एक्सचेंज करते थे। ये स्टोरीज इतनी पावरफुल थी दोस्तों, हरारी कहते हैं इस किताब के अंदर कि वो हजारों मील दूर जो इंसान है उनको आपस में जोड़ के रखती थी, उनको जो है वो इकट्ठा करके रखती थी। तीसरे चैप्टर के अंदर दोस्तों हरारी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। हरारी कहते हैं कि उन स्टोरीज से जो आने वाली इंफॉर्मेशन थी उसको सेव करना जरूरी था, उसको जो है वो स्टोर करना जरूरी बन गया, ताकि फिर आने वाली जनरेशन के पास उसको पास ऑन किया जाए। क्योंकि देखिए इंसानों के पास तो इतनी मेमोरी थी नहीं, उतनी कैपेसिटी थी नहीं कि वो इतनी बड़े चंक ऑफ और अमाउंट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने जहनों में याद कर सके और आगे जो है वो ट्रांसफॉर्म करे। इसीलिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी, ताकि फिर आने वाली जो जनरेशन है उस तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए। जो इंटर सब्जेक्टिव रियलिटीज इंसानों ने क्रिएट की, जो ऑनरशिप का, जो पोजीशन का, जो नेशनलिज्म का, जो स्टेट का, ये सारे जो आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट की, जो सारे इंटर सब्जेक्टिव रियलिटीज इंसानों ने बनाई, इसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी था, इसको सेव करना जरूरी था। मिसाल के तौर पे हरारी यहाँ पे ऑनरशिप का मिसाल देते हैं। अब हरारी कहते हैं कि अब इंसान इस ऑनरशिप के आइडिया को कि फला प्रॉपर्टी फला शख्स की है, इसको कितनी टाइम तक, कितने सालों तक, कितनी सदियों तक अपने जहन में याद रख सकता था ताकि वो ट्रांसफॉर्म कर सके। वो नहीं रख सकता ज्यादा देर तक, क्योंकि इंसान जो है वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए जरूरी हुआ कि उस डॉक्यूमेंट्स में जो है वो आइडिया सेव किए जाएं ताकि उसको आगे जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाए। चौथे चैप्टर के अंदर दोस्तों हरारी बात करते हैं फैंटेसी ऑफ इनफेलिएबिलिटी के ऊपर। यानी हरारी कहते हैं कि इंसान के पास हमेशा थ्रस्ट रही है कि वो एक एरर फ्री समाज और एरर फ्री इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्रिएट करना चाहता है, एक ऐसा निजाम बनाने की कोशिश में है जो एरर फ्री हो, जो परफेक्ट हो, जो इनफेलिएबल हो, जिसके अंदर गलती की गुंजाइश ही ना हो। और इस तरह के जो सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस बनते हैं दोस्तों, हरारी कहते हैं वो रिलीजन के बेस पे बनते हैं, मजहब के बुनियाद पे सबसे पहले एरर फ्री जो इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया इंफॉर्मेशन नेटवर्क का जो एरर फ्री हो वो होली बुक्स का था। यानी लोग समझते थे जो होली बुक्स हैं, जिस तरह से बाइबल है, कुरान है, वेदा है, ये जो है वो परफेक्ट है, इनके अंदर गलती की गुंजाइश ही नहीं है, ये इनफेलिएबल है, ये गलत हो ही नहीं सकते। और जो भी इंफॉर्मेशन ये देंगे इंसानों को वो परफेक्ट होगी, वो ट्रू होगी, वो ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि उनका जो सोर्स है वो डिवाइन है, वो खुदा की तरफ से आती है।
दूसरा जो इसका एजेंसी थी इंफॉर्मेशन नेटवर्क की, जिसको इनफेलिएबल समझा गया, वो थी आपकी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, यानी आपकी जो चर्चेज है, जो मस्जिद है, जो जो मंदिर है, उनको भी जो है वो एरर फ्री देखा गया, उनको भी इनफेलिएबल समझा गया कि ये भी जो इन्फॉर्मेशन देंगी, जो प्रैक्टिसेस बताएंगी, वो एरर फ्री होंगे, वो परफेक्ट होंगे। तीसरे जो इंस्टीट्यूशन बताए गए इस लिहाज से जो एरर फ्री हो, वो आपकी थी रिलीजियस पर्सनैलिटीज, यानी जो मजहबी शख्सियात थी, उनको भी जो है एरर फ्री समझा गया कि वो भी कभी भी गलती नहीं कर सकते, वो एरर फ्री है। वो जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आइडिया देंगे, जो पैगाम देंगे, वो जो डेटा और इन्फॉर्मेशन देंगे, वो सारी की सारी सच होगी। इसी पार्ट का दोस्तों जो 5वां चैप्टर है, उसके अंदर हरारी बात करते हैं डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के ऊपर। वो इन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिहाज से बात करते हैं। उसके ऊपर हरारी बात करते हैं, हिस्ट्री की बताते हैं डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे ऑपरेट करती है। फिर वो डिक्टेटरशिप की हिस्ट्री बताते हैं कि डिक्टेटरशिप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे चल रहा होता है। सबसे पहले हरारी कहते हैं जो डिक्टेटरशिप है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इंतहाई सेंट्रलाइज्ड होती है। वो एक सेंट्रल हब और अथॉरिटी होती है जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही होती है। वो डायरेक्ट लोगों तक नहीं पहुंचती। वो जो डिक्टेटर होता है वो वही इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहा होता है जो वो खुद चाह रहा होता है, वही इन्फॉर्मेशन देता है जो उसकी मनपसंद इन्फॉर्मेशन होती है। वो इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देता जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सके। और इसी डिक्टेटरशिप के सिस्टम के अंदर ज्यादा चांसेस हरारी कहते हैं कि इसके अंदर प्रोपेगेंडा हो, मिस इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि इसके अंदर सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म नहीं होता। एक ऐसे इदारे नहीं होते इसके अंदर जो उस मिस इन्फॉर्मेशन को जो है आइडेंटिफाई करे, उसको रिफाइन करते चले जाए। जबकि जो डेमोक्रेसी होती है, हरारी आर्ग्यूज कि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है वो हाईली डिसेंट्रलाइज्ड होती है। वो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी हब में जो है वो फ्लो नहीं करती, बल्कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेटिव सिस्टम के तौर पे काम करती है। वो जो है मुख्तलिफ स्टेजेस के तौर पे चलती है, मुख्तलिफ इदारे होते हैं, वहां से होते होते इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुंचती है। जो जो गलतियां होती है वो इन स्टेजेस से निकलती आती है। जब लोगों तक पहुंचती है तो वो इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा चांसेस होती है कि वो इन्फॉर्मेशन ट्रू हो, वो एरर फ्री हो, उसके ज्यादा उसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपेगेंडा ना हो। अब ये तो था दोस्तों पहला पार्ट, जिसके अंदर हरारी ह्यूमन मेड जो इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस थे, इंफॉर्मेशन नेटवर्क था, उसके ऊपर बात करते हैं। इस किताब का जो दूसरा पार्ट है दोस्तों, उसके अंदर हरारी इनऑर्गेनिक ह्यूमन नेटवर्क्स के ऊपर बात करते हैं, यानी वो नेटवर्क जिसको एआई कंट्रोल कर रही हो, वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क जिसको कंप्यूटर और रोबोट्स और बॉट्स जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हो। और इसमें सबसे पहले हरारी जो आपके पहले ह्यूमन इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स थे उनके बीच में और आज के जो जदीद एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है उनके बीच में डिफरेंशिएट करता है, उनमें फर्क पैदा करता है। हरारी कहते हैं कि पहले इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स थे वो आपके थे प्रिंटिंग प्रेस, रेडियो, आपके डॉक्यूमेंट्स और स्टोरी के बेस पे थे, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। अब चीजें तब्दील हो चुकी हैं। अब आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एआई कंट्रोल्ड होगी। अब उसको कंप्यूटर एक चिप के अंदर कंट्रोल कर रहे होते हैं, सारी की सारी डेटा उनके पास होगी, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क्स है उसके जो कंप्यूटर्स हैं उसके एक्टिव मेंबर बन चुके हुए। अब आपकी इन्फॉर्मेशन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, बल्कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर ट्रांसफॉर्म होगी। और उस ट्रांसफॉर्मेशन का, उस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का इंसानों को पता भी नहीं होगा, उसको समझ भी नहीं लगे। और जो एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन होगी और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हरारी कहते हैं कि एआई सिर्फ ये नहीं है कि वो जो है वही चीजें बताए आपको जो प्रोग्राम्ड है उसके अंदर जो बताई गई है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग दैट कैन टेक डिसीजंस ऑन इटसेल्फ और दैट क्रिएट न्यू आइडियाज बाय इटसेल्फ। जो अपने बेस पे नई आइडियाज क्रिएट करे, नए फैसले ले सके, उसको बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय इसको एलियन इंटेलिजेंस कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर की, ये जो पहले वाले सोर्सेज से उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि अब इसको मुख्तलिफ एआई जो है वो इन ह्यूमन जो एजेंट्स होंगे वो इसको कंट्रोल कर रहे होंगे। और इसी पार्ट के एक और चैप्टर के अंदर हरारी कहते हैं कि जो एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है इनके अंदर सर्विलेंस बहुत मजबूत होगी। ये आपको सर्विलेंस के बड़ी पावरफुल सर्विलेंस इनके पास होगी। जबकि जो पहले इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन थे जिसमें रेडियो, प्रिंटिंग प्रेस, डॉक्यूमेंट्स, इवन इंसान थे, उनकी सर्विलेंस इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि वो थक जाते थे। इंसान भी कितनी सर्विलेंस करेगा, कितनी जो है वो उसको लोगों पे जो है वो नजर रखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि इंसान भी वीक थे, उतने जो कम्युनिकेशन थे, जो सोर्सेज थे वो मजबूत नहीं थे। लेकिन अब जो आपके एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है दोस्तों, हरारी कहते हैं कि इनके अंदर सर्विलेंस बहुत मजबूत है। ये हर वक्त 24 घंटे आपकी जो है वो सर्विलेंस कर रहे होते हैं, आपको चेक कर रहे होते हैं, आपके हर एक्ट को, ओमिशन को, आपके मूवमेंट्स को, आपके बिहेवियर को वो देख रहे होते हैं, नजर रख रहे होते हैं। कैमरास के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के जरिए वो आपको चेक कर रहे होते हैं। आज भी दुनिया के अंदर तकरीबन 1 बिलियन के अराउंड जो है वो मुख्तलिफ कैमरास लगी हुई है, जो कि एक कैमरा तकरीबन 8 लोगों को चेक कर रही होती है, उनकी सर्वेलेंस कर रही होती है। और इसके हवाले से हरारी ईरान का मिसाल देते हैं। हरारी कहते हैं कि ईरान के अंदर भी जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है। वहां पे ईरानियन जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है
वो अपने शहरियों की सर्वेलेंस करती है। वहाँ पे जो मोरल पुलिस है वो लोगों की क्लॉथिंग चेक करती है। अगर एक खातून कार में बगैर हिजाब के जा रही है तो वहाँ पे कैमरा उसकी तस्वीर लेती है और फिर उसको वार्निंग टेक्स्ट भी सेंड करती है कि दूसरी मर्तबा आपको हिजाब पहनना चाहिए। और अगर दूसरी मर्तबा उसने हिजाब नहीं पहना तो फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाता है। उसको अगर जॉब है तो वो फायर किया जाता है जॉब से। इसी तरह से हरारी जो है वो चाइना के सोशल क्रेडिट सिस्टम का मिसाल देते हैं कि चाइना के अंदर भी ऐसे ही है। चाइना भी अपने लोगों की मुसलसल जो है वो सर्वेलेंस कर रही होती है, हर उनकी एक्टिविटीज को, उनकी ओमिशंस को, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ पे ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल हो रही है, कौन सी एक्टिविटीज है, सबको चेक करती है। और हरारी ये भी कहते हैं कि ये इसी एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की सर्वेलेंस इसलिए भी मजबूत है क्योंकि कंप्यूटर्स जो है वो कभी थकते नहीं है। दे आर रिलेंटलेस, उनको थकावट नहीं होती है, वो पूरा का पूरा टाइम हर वक्त आपकी जो है वो सर्वेलेंस कर सकते हैं क्योंकि दे आर ऑलवेज ऑन। वो आपकी एक कैमरा जो है वो आपकी 24 घंटे आपके पर्सनल स्पेसेस में, आपके पर्सनल जो जो रूम्स होंगे वहां पे भी आपकी सर्वेलेंस कर सकती है और वो कभी भी नहीं थकेगी क्योंकि वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से की गई। और जो तीसरा पार्ट है दोस्तों इस किताब का, उसके अंदर हरारी बात करते हैं कंप्यूटर पॉलिटिक्स के ऊपर। हरारी कहते हैं कि इस एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन की ग्रोथ की वजह से अब आपके कंप्यूटर भी आपकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं, कंप्यूटर के जरिए भी लोग सियासत कर रहे हैं। हरारी कहते हैं कि पहले दौर में जो डेमोक्रेसी थी वो ज्यादा मजबूत थी, ज्यादा स्ट्रांग थी। उसकी वजह ये थी कि आपके वहाँ जो डायलॉग है, जो कन्वर्जेशन है लोगों के दरमियान, वो इंतहाई मजबूत थी। और आपकी डायलॉग और कन्वर्जेशन जो है वो डेमोक्रेसी की रूह है। जहाँ पे डायलॉग ज्यादा होगी, कन्वर्जेशन ज्यादा होगी, वो डेमोक्रेसी मजबूत कहलाई जाएगी। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते चले गए, पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई, बड़ी बड़ी एम्पायर्स खड़ी होने लगी, बड़ी बड़ी स्टेट इस्टेब्लिश होने लगी, तो फिर जो डायरेक्ट कनेक्शन है, जो डायरेक्ट कन्वर्सेशन है अमंग द पीपल, वो जो है वो डिक्रीज होता चला गया, वो खत्म होता चला गया। और उस डायलॉग की जगह ली आपने आपके मिस इन्फॉर्मेशन ने, उस डायलॉग की जगह ली आपके डिस इन्फॉर्मेशन ने, प्रोपेगेंडा ने, फेक न्यूज ने, आपके मैनिपुलेशन ने उसकी जगह ली। अब लोग जो है वो एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की जगह पे जो पॉलिटिशियन उसको यूज करके नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन को नर्चर करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं लोगों की, एआई को यूज करते हैं पॉलिटिक्स के लिए, वोट्स के लिए एआई को यूज करके अपनी जो है वो नफ्सियात चेंज करते हैं लोगों की। तो बेसिकली कंप्यूटर्स भी जो है वो इस पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो आ चुके हैं। इसी के एक और चैप्टर के अंदर हरारी कहते हैं कि ये जो आपकी एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है, ये जो है वो आपका पावर है, जो टोटलिटेरियनिज्म निजाम है, उनको जो है वो बढ़ावा दे सकता है, उनको परवान चढ़ा सकता है। और जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको शिफ्ट कर सकता है फ्रॉम डेमोक्रेसी टू अथॉरिटेरियन रिजीम्स, वो उनको जो है वो कंट्रोल कर सकता है। हमारे पास मिसाल मौजूद है जिसमें आपकी चाइना है, रशिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, जो उन एआई बेस्ड टेक्नोलॉजीज के जरिए जो है वो लोगों को कंट्रोल कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रही है। हमारी ये भी कहते हैं इसके अंदर दोस्तों कि जो ये एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स है, ये पॉसिबल है कि वो पहले अथॉरिटेरियन रिजीम्स को जो है वो कंट्रोल दें, लेकिन इट इज वेरी लाइकली कि वो इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल है पॉलिटिक्स का, जो पावर है, वो खुद की तरफ भी उसको शिफ्ट करे, वो खुद उनको फिर कंट्रोल करने लगे, खुद उनको जो है वो डिसाइड करे। क्योंकि आपके जो पॉलिटिशियंस है वो भी तो डिपेंड करते हैं आपके कंप्यूटर्स के ऊपर, आपकी एआई और जो है वो रोबोट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एआई और रोबोट जो है वो डोमिनेट करेंगे, वो मामलात को डील करेंगे, हर चीज को वो अपने हिसाब से चलाएंगे क्योंकि उनके अंदर ये कैपेसिटी आ चुकी है कि वो अपने बेस पर डिसीजंस भी ले और नए नए आइडियाज को भी जन्म दे। और जो लास्ट चैप्टर है दोस्तों इस किताब का, वो है आपका सिलिकॉन कर्टेन के हवाले से। हरारी कहते हैं कि इस एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की ग्रोथ की वजह से, इवोल्यूशन की वजह से, इसने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को शेप किया है, इंटरनेशनल जो सिस्टम है उसको जो है वो उसने इम्पैक्ट करेगा। हरारी कहते हैं कि इसके हवाले से दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ फ्यू डिजिटल एम्पायर्स क्रिएट हो और फिर उससे जो है वो आपकी ग्लोबलाइजेशन बढ़े, इंटीग्रेशन बढ़े, लोग आपस में इकट्ठे आए और माहौल को जो है डील करें। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हरारी कहते हैं कि जो है वो लोग सिलिकॉन कर्टेन के अलोंग डिवाइड हो, यानी कि स्प्लिट क्रिएट हो, मुख्तलिफ जो एम्पायर्स हैं, मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, एडवांस्ड कंट्रीज हैं, वो डेटा के ऊपर लड़े, डिजिटल राइवलरी हो, इंफॉर्मेशन के ऊपर लड़े। अब वो डेटा कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट देते हैं कि वो डेटा के ऊपर लड़ेंगे, इंफॉर्मेशन के ऊपर। जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी वो ज्यादा चीजों को कंट्रोल करेंगे, वो ज्यादा पावरफुल होगा। अब यहाँ पे वो मिसाल भी देते हैं चाइना और अमेरिका की जो है वो राइवलरी का। चाइना ने बहुत सी अमेरिकन एप्लीकेशन जैसे गूगल और यूट्यूब को बैन किया हुआ है, अमेरिका ने टिकटॉक को बैन किया हुआ है, इंडिया ने चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया हुआ है, रशिया ने वेस्टर्न एप्लीकेशंस को बैन किया हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने वेस्टर्न एप्लीकेशंस को बैन किया हुआ है। अब बैन करते क्यों है? उसकी वजह यह है कि वो उस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वो जो डेटा है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है, उसको चाहते हैं कि कंट्रोल किया जाए, उसको रोका जाए। और आखिरी में दोस्तों हरारी एक इंतहाई जबरदस्त आर्गुमेंट देते हैं। हरारी कहते हैं कि आपकी ये जो एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स ने इतनी तरक्की कर लिया, इतना जो है वो ग्रोथ कर लिया, लेकिन स्टिल वो हमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है।
इंसानों से ज्यादा ताकतवर एआई बेस्ड जो रोबोट्स हैं, जो बॉट्स हैं, वो नहीं बने, बशर्त के इंसान आपस में यूनाइटेड रहे, वो डिवाइड ना हो, पॉलिटिकल डिविजन्स ना हो, पेटी इश्यूज के ऊपर वारफेयर और जंगे ना करें, तो पॉसिबल है कि हम इसको जो है वो कंट्रोल करें और इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इस एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन नेटवर्क को जो है ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं, ऐसे इदारे बनाएं जो इनको प्रॉपर रेगुलेट करें, इनको जो है वो कंट्रोल करें।